मक्का और मदीना की सरजमी पर कदम रखने वाला हर मुसाफिर एक ही अरमान लेकर जाता है कि वह खुदा के घर में सिजदा करके अपने गुनाहों की माफी मांगे और सलामती के साथ अपने परिवार के पास लौट आए। उम्रा का सफर दुनिया की सबसे पाक यात्राओं में गिना जाता है। लोग महीनों तैयारी करते हैं, दुआएं लेते हैं और खुशी खुशी इस रूहानी सफर पर निकलते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा उसी रास्ते पर नहीं चलती जैसा इंसान सोचता है। कई बार किस्मत ऐसी करवट लेती है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे और क्यों हुआ। सऊदी अरब से सामने आई ताजा घटना भी कुछ ऐसी ही है। दर्द में भीगी हुई, सदमे में डूबी हुई और सवालों से भरी हुई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी जो कई परिवारों की दुनिया उजाड़ गई। भारत से गए तमाम लोग सिर्फ उम्रा की नीयत से निकले थे। घरों में रौनक थी, रिश्तेदारों ने अलविदा कहकर दुआओं के साथ विदा किया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन मुसाफिरों का यह सफर अब कभी पूरा नहीं होगा और वे दोबारा अपने घरों की दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। रात का वह वक्त बेहद शांत था। बस के अंदर बैठे हर यात्री के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सफर लंबा था, लेकिन दिल में उमंग थी कि सुबह तक वे पवित्र काबा की जियारत कर सकेंगे। बच्चों की धीमी धीमी नींद, महिलाओं की सुकून भरी सांसें, बुजुर्गों की थकावट, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में ढका हुआ था। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक ऐसा शख्स था जो बेचैन था। उसका नाम था शोएब। खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही। वह बार बार करवटें बदलता, कभी खिड़की की तरफ देखता तो कभी ऊपर छत को, जैसे उसके दिल में कोई भारीपन था, कोई अनजाना डर, कोई अदृश्य आहट। वह बताता है कि उस रात उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे उसकी सीट से उठने को कह रहा हो। आखिरकार उसने तय किया कि वह बस के ड्राइवर के पास जाकर बैठता है। शायद थोड़ी बातचीत से उसका मन हल्का हो जाए। धीरे धीरे वह अपनी जगह से उठा और दबे कदमों से ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों ने कुछ देर अपने अपने शहरों की बातें की। भारत की चर्चा हुई, रास्तों का जिक्र हुआ। आगे का मार्ग सुनसान था, अंधेरा गहरा था और बस अपनी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे कुछ ही पलों में ऐसी घटना होने वाली है जो सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अचानक ड्राइवर की नजर सामने पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल टैंकर ठीक बस के सामने खड़ा था, अंधेरे में बिल्कुल काले साए की तरह। ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन बस इतनी तेज थी कि वह सीधे टैंकर से जा भिड़ी। एक पल में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर के साथ ही बस के अंदर से तेज धमाके की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में धुएं और आग की लपटें फैलने लगीं। शोएब बताता है कि जैसे ही पहला झटका लगा, उसके दिमाग ने बस एक ही बात कही, भागो। वह और ड्राइवर तुरंत खिड़की की तरफ झपट्टे और बिना सोचे समझे कूद गए। नीचे उतरते ही उन्होंने बस की तरफ पीछे मुड़कर देखा और जो दृश्य सामने था वह किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। कुछ ही पल में आग ने पूरी बस को घेर लिया। अंदर सो रहे यात्रियों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। न चिल्लाने का समय मिला, न दरवाजा ढूंढने का। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग कुछ ही मिनटों में जलती लपटों में समा गए। शोएब वहीं जमीन पर बैठकर बस को जलते हुए देखता रहा, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसकी आंखें सूनी थीं, दिल कांप रहा था और शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। उसका पूरा परिवार, करीब 18 लोग, उसी बस में थे और पल भर में उसकी आंखों के सामने राख बन गए। वह बताता है कि उसका बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं। अगर उस रात उसे नींद आ जाती, अगर वह अपनी सीट पर सोया रहता, तो शायद वह भी उन्हीं लपटों में खत्म हो चुका होता। उधर सऊदी प्रशासन को खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को बचाया ही नहीं जा सका। कई देशों के नागरिकों के साथ भारतीय भी इस दर्दनाक हादसे का हिस्सा बन गए थे। भारत में जैसे ही यह खबर पहुंची, माहौल में सन्नाटा फैल गया। हर तरफ मातम छा गया। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उम्रा जैसे पवित्र सफर में इतनी दिल दहला देने वाली घटना कैसे हो सकती है। देश भर में दर्द, गुस्सा और सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं होती। क्यों इन शवों को भारत वापस नहीं लाया जा सकता? और सऊदी अरब के कौन से नियम इन परिवारों की सबसे बड़ी मजबूरी बन गए हैं? सऊदी अरब में हुए इस भयानक हादसे की खबर जैसे ही भारत पहुंच, पूरे देश पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। जिन घरों से कुछ दिन पहले उम्रा के लिए दुआओं के साथ अपने लोग रवाना हुए थे, उन्हीं घरों में अब मातम था। किसी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके अपने अब कभी वापस नहीं आएंगे। आवाजें टूट चुकी थीं,
उम्मीदें बिखर चुकी थीं और आंखों से बहता दर्द किसी भी शब्द में समा नहीं पा रहा था। सभी के मन में वही सवाल उठता, क्या उन लोगों के शव भारत लाए जा सकेंगे? क्या परिवार अपने प्रियजनों को आखिरी बार देख पाएंगे? दर्द बड़ा था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी कड़वी थी। जैसे जैसे खबरें साफ होने लगीं, ये सामने आया कि भारतीय नागरिकों के शवों को भारत वापस लाना लगभग असंभव है। ये सुनते ही परिवारों पर जैसे दूसरी बार बिजली गिर गई। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने विदेश में आखिरी सांस ले लेंगे और वे उन्हें अंतिम बार छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई मजबूरी थी? क्या यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, या इसके पीछे कोई बड़ा कारण? धीरे धीरे वह असल वजह सामने आई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई भारतीय हज या उम्रा के लिए सऊदी अरब जाता है तो वीजा और ट्रैवल प्रोसेस के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भरना पड़ता है। यह होता है कंसेंट फॉर्म, एक ऐसा पेपर जिसे लगभग हर यात्री बिना पढ़े साइन कर देता है। इस फॉर्म में साफ साफ लिखा होता है कि यदि हज या उम्रा के दौरान सऊदी अरब की धरती पर किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो शव को उसी देश में दफनाया जाएगा। उसे भारत वापस भेजने की अनुमति नहीं होती। यानी कि जब आप उस फॉर्म पर साइन करते हैं तो आप इस नियम के लिए सहमति दे देते हैं, और जब एक बार सहमति मिल जाती है तो उसके बाद कोई भी देश, चाहे भारत हो या कोई और, इस फैसले को बदल नहीं सकता। हादसे के बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और राज्य सरकारों ने शव वापस लाने के लिए कई स्तर पर बातचीत की। अनुरोध भेजे गए, नियमों में डील मांगी गई, मानवीय आधार पर विचार करने की अपील की गई, लेकिन सऊदी सरकार ने साफ कह दिया कि नियम सभी के लिए समान हैं। जब व्यक्ति खुद लिखित सहमति देता है तो उसके बाद प्रक्रिया बदली नहीं जा सकती। शव सऊदी में ही दफनाए जाएंगे। यह सुनकर परिवारों का दिल दोबारा टूट गया। वह दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कोई मां अपने बेटे को अंतिम बार नहीं देख पाई, कोई बच्चा माता पिता को आखिरी बार गले तक नहीं लगा पाया, किसी पत्नी को अपने पति की आवाज सुनने की उम्मीद भी नहीं मिली, और कई ऐसे परिवार थे जिनके घरों के कई सदस्य एक ही घटना में चले गए। शोएब की कहानी सबसे दिल दहला देने वाली थी। एक ही पल में उसका पूरा घर उजड़ गया। वह बच तो गया, लेकिन उसकी दुनिया राख में बदल चुकी थी। वह खुद कहता है कि उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं रही। वह दिन रात एक ही दृश्य याद करता है, अपनों को जलती बस में फंसा हुआ देखना और खुद कुछ भी न कर पाना। उधर तेलंगाना और अन्य राज्यों की सरकारों ने आर्थिक मदद और मुआवजे की घोषणा तो कर दी, लेकिन पैसा किसी इंसान की जगह नहीं ले सकता। न ही वह उस खालीपन को भर सकता है जो इस हादसे ने इन परिवारों में छोड़ दिया था। यह घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने कुछ घरों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इस बीच भारत में कई नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी। कुछ ने कहा कि शवों को वापस लाना ही सही होगा ताकि परिवार अंतिम संस्कार कर सकें। कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग इस सफर में जाते हैं उनका दफन सऊदी में होना ही खुदा की मर्जी समझा जाए। वहीं कुछ नेताओं ने भारत सरकार से मांग की कि भविष्य में यात्रियों को इस कंसेंट फॉर्म के नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए ताकि कोई भ्रम न रहे। परिवारों की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वे कम से कम अपने लोगों का चेहरा आखिरी बार देख सकें, लेकिन यह भी संभव नहीं हो सका। हालांकि सऊदी प्रशासन की अनुमति से हर मृतक के परिवार से 2-2 लोगों को वहां भेजा जा रहा है ताकि वे जनाजा देख सकें और दुआ पढ़ सकें, लेकिन शव को छूना, उसे साथ लाना या भारत में दफन करना पूरी तरह मना है। अब सवाल उठता है, यह हादसा हुआ कैसे? बस इतनी बड़ी थी, सड़क खुली थी, फिर वह खड़े टैंकर से टकराई कैसे? क्या ड्राइवर थक गया था? क्या सड़क पर रोशनी की कमी थी? या यह कोई और तकनीकी चूक थी? ड्राइवर इस हादसे में बच तो गया, लेकिन अभी तक उसने कोई बयान नहीं दिया है। वही एकमात्र शख्स है जो बता सकता है कि उस रात असल गलती किसकी थी। क्या उसने टैंकर को देर से देखा? क्या उसे नींद आ रही थी? या बस की हेडलाइट में कोई समस्या थी? यह सभी सवाल जवाब की मांग करते हैं। इस पूरी घटना ने विदेश यात्राओं की सुरक्षा और नियमों की गंभीरता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोग अक्सर दस्तावेज बिना पढ़े साइन कर देते हैं, लेकिन हर लाइन में उनकी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा निर्णय छुपा हो सकता है। यह हादसा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन इस कहानी का एक और हिस्सा बाकी है। वह रात, वह टक्कर और शोएब ड्राइवर ने कैसे उन लपटों से खुद को बचाया। उस रात सच में हुआ क्या था? वह कौन सी चूक थी जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली? शोएब और ड्राइवर के अलावा किसी ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि बाकी सभी यात्री नींद में थे।
लेकिन फिर भी कुछ बातें धीरे धीरे सामने आने लगीं। वो बातें जो इस त्रासदी की जड़ तक ले जाती हैं। उस रात सड़क पर अंधेरा गहरा था। चांद की रोशनी भी जैसे धूल में छिपी हुई लग रही थी। बस धीमी रफ्तार से अपने मार्ग पर बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता बेहद शांत और सुनसान था। बस के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और भीतर यात्री थकान के कारण गहरी नींद में थे। किसी को जरा सा भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी सांसें छीन लेंगे। ड्राइवर और शोएब आपस में बातचीत कर रहे थे। शायद ये बातचीत ही दोनों की जिंदगी बचाने वाली थी। दोनों कहानियों, अपने घरों, भारत सऊदी के अनुभव और आगे के सफर के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान शोएब को लगा कि बस अचानक हल्का डगमगाई है। उसने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर का ध्यान सड़क पर ही था। उसकी आंखें हल्की थकान से भरी जरूर थीं, लेकिन वह जाग रहा था। ड्राइवर के चेहरे पर वह असर तभी दिख गया था जो लंबे सफर और लगातार ड्राइविंग के कारण होता है। रूट लंबा था और रात की निस्तब्धता इंसान के होश कमजोर कर देती है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उसी सड़क पर कई भारी वाहन खड़े रहते हैं। टैंकर भी जैसे काले साए की तरह सड़क पर अडिग खड़ा था, लेकिन हेडलाइट्स की रोशनी वहां तक साफ तरीके से नहीं पहुंच रही थी। बस जैसे ही टैंकर के करीब आई, ड्राइवर को अचानक एहसास हुआ कि उसने उस विशाल वाहन को देर से नोटिस किया है। उसने ब्रेक दबाए, लेकिन गति और दूरी दोनों उसके खिलाफ थे। सेकंड के फ्रैक्शन ने सब कुछ तय कर दिया। बस सीधे टैंकर से जा टकराई और तेज आवाज के साथ धातु के टुकड़े हवा में बिखर गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि तुरंत चिंगारियां उठीं। टैंकर में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ ने आग को और बढ़ा दिया। कुछ ही पलों में बस की खिड़कियों से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये वही पल था जब शोएब ने ड्राइवर का हाथ पकड़कर चिल्लाया, अब निकलना पड़ेगा। अभी दोनों ने बिना देर किए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन झटका इतना बड़ा था कि दरवाजा फंस चुका था। उन्होंने खिड़की की ओर दौड़ लगाई और पूरे जोर से उसे धक्का दिया। बाहर की ठंडी हवा एक झटके में अंदर आई और शोएब ने छलांग लगा दी। ड्राइवर भी उसके ठीक पीछे कूद पड़ा। उनके कूदते ही बस के भीतर से तेज धमाके की आवाज आई। आग ने पूरी बस को अपने लपेटे में ले लिया। अंदर बैठे लोग नींद में थे, उन्हें उठने का भी मौका नहीं मिला। लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ सेकंड में सीटें, सामान और इंसानी देह सब लपटों में छिप गए। इस दृश्य को देखकर शोएब के पैरों से जैसे जान ही निकल गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। निढाल, सुन्न, टूटा हुआ ड्राइवर भी बुरी तरह घबरा चुका था। उसका शरीर कांप रहा था। उसने कभी भी अपने करियर में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। दोनों दूर खड़े जलती बस की तरफ देखते रहे, लेकिन मदद करने का कोई तरीका नहीं था। आग इतनी तेज थी कि पास जाना भी असंभव था। कुछ देर बाद बचाव दल पहुंचा, लेकिन उन्हें भी बस के पास जाने में समय लगा। आग को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। जब तक लपटें शांत हुईं, तब तक बस सिर्फ राख और लोहे का ढांचा बची थी। भीतर कोई पहचानने लायक चीज भी नहीं थी। बचाव दल ने ड्राइवर और शोएब की हालत देखकर उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता दी। शोएब का शरीर ठीक था, लेकिन उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, अगर मैं उस समय अपनी सीट पर सो रहा होता तो आज मैं भी नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें सूजी हुई थीं। वह बार बार अपने परिवार के नाम ले रहा था, मां, पिता, भाई, भाभी, बच्चे, कुल 18 लोग। और उस रात वह सब उसकी आंखों के सामने खत्म हो गए। उधर अस्पताल में ड्राइवर को भी कई सवालों का सामना करना पड़ा। अधिकारी जानना चाहते थे कि उसे टैंकर देर से क्यों दिखा। क्या वह थका हुआ था? क्या बस की लाइट ठीक नहीं थी? या सड़क पर कोई खतरे का निशान नहीं लगाया गया था? ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अंधेरा बहुत था। टैंकर अचानक सामने आया। उसकी हालत देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। वह खुद भी कई घावों के साथ जी रहा था, शारीरिक भी और मानसिक भी। इस हादसे ने सऊदी अरब में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। क्या सड़क सही तरह से रोशन थी? क्या भारी वाहनों को किनारे खड़ा करने की अनुमति थी? क्या टैंकर के पीछे चेतावनी लाइट थी? यह सभी सवाल जांच का हिस्सा बने। भारत में भी लोग यह पूछने लगे कि यात्रा एजेंसियां यात्रियों को ऐसे फॉर्म क्यों साइन कराती हैं, और क्यों कोई यह नहीं बताता कि मौत होने पर शव वापस नहीं आएगा। लोगों को यह भी समझ आया कि विदेश यात्रा सिर्फ टिकट और पासपोर्ट का मामला नहीं, बल्कि कई ऐसे नियमों से जुड़ी प्रक्रिया है जो जीवन भर असर डाल सकती है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ा सच यही था, जो लोग चले गए वे कभी वापस नहीं आएंगे। परिवारों के घर हमेशा के लिए खाली हो गए। शोएब जैसे लोग जिंदगी भर उस रात की लपटों को अपनी आंखों में लिए झेंगे। यही हादसा एक सीख भी देता है कि सफर कितना भी पवित्र क्यों ना हो,
जिंदगी हमेशा अनिश्चितताओं से भरी होती है और कभी कभी एक पल की चूक पूरी दुनिया बदल देती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह सच्चाई सामने आती गई कि जिन भारतीयों की जान इस हादसे में चली गई है, उनके शव भारत वापस नहीं भेजे जा सकते। ये सुनकर कई परिवार दोबारा सदमे में चले गए। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके अपने इस धरती पर भी वापस नहीं आएंगे। दिल का दर्द कितना गहरा होता है जब किसी को दफनाने का मौका भी न मिले। ये वही समझ सकते हैं जिनके अपने दूर देश में जिंदगी खो देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर क्यों? भारत अपने नागरिकों के शव वापस क्यों नहीं ला सकता? जब यह सवाल हर तरफ उठने लगा, तब धीरे धीरे वजह सामने आने लगी। दरअसल जब कोई भारतीय उम्रा या हज के लिए सऊदी अरब जाता है तो एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जिसे लोग अक्सर गंभीरता से नहीं पढ़ते, कंसेंट फॉर्म। इस फॉर्म में साफ लिखा होता है कि यदि यात्रा के दौरान किसी भी कारण से मौत होती है, चाहे हादसा हो, बीमारी हो या कोई और वजह, तो मृतक को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा, शव भारत नहीं भेजा जाएगा। वीजा मिलते समय इसी फॉर्म पर साइन करवाए जाते हैं और बिना इसकी अनुमति कोई भी यात्रा संभव नहीं होती। इसलिए हादसे के बाद भी सऊदी सरकार ने वही नियम लागू किए जो हमेशा से हैं। भारतीय नेताओं और अधिकारियों ने शवों को वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन सऊदी अरब ने अपने नियमों में किसी तरह की डील नहीं दी। उनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति पहले से लिखित सहमति देता है तो बाद में नियम बदला नहीं जा सकता। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मदद की घोषणा की, लेकिन पैसों से दर्द नहीं भरता। कई परिवार एक साथ खत्म हो गए। कहीं मां ने बेटा खोया, कहीं बच्चा अनाथ हो गया, कहीं पत्नी हमेशा के लिए अकेली रह गई। शोएब तो अपने पूरे परिवार के बीच अकेला बचा था। जिंदा तो था, पर जीने का सहारा उससे छिन चुका था। भारत में इस पर कई लोगों ने अपनी राय रखी। कुछ का कहना था शव वापस लाए जाने चाहिए, चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े। कुछ ने कहा यह मौतें अल्लाह का बुलावा थीं और वहीं दफनाना सही है। कई नेताओं ने अपील की कि इस घटना की गहराई से जांच हो और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। परिवारों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि कम से कम वे अपने प्रियजनों का चेहरा आखिरी बार देख सकें, लेकिन यह भी संभव नहीं हुआ। भारत से जो लोग सऊदी जा रहे हैं वे सिर्फ जनाजा देख सकेंगे, दुआ पढ़ सकेंगे। शव को छूना, लाना या भारत में दफनाना पूरी तरह मना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, हादसा हुआ कैसे? रात गहरी थी, सड़कें शांत थीं, सब यात्री सो रहे थे। बस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सिर्फ दो लोग जाग रहे थे, ड्राइवर और शोएब। शोएब को अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। वह सीट छोड़कर ड्राइवर के पास आ गया। दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक बस ने जोर का झटका खाया। ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश करता, उससे पहले ही बस सड़क पर खड़े एक बड़े टैंकर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंड में आग फैल गई, जैसे सूखी लकड़ियों पर किसी ने आग लगा दी हो। ड्राइवर और शोएब जाग रहे थे, इसलिए उन्हें मौका मिला। दोनों खिड़की खोलकर छलांग लगा गए। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, बस आग के गोले में बदल चुकी थी। अंदर सो रहे यात्री कुछ समझ भी नहीं पाए, न चिल्ला सके, न उठ सके, न खिड़की ढूंढ सके। आग ने उन्हें पल भर में घेर लिया। ड्राइवर और शोएब दूर खड़े बस को जलते देखते रह गए, बेबस, टूटे हुए, अंदर तक हिल चुके। ड्राइवर सदमे में था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सुन्न थीं। शोएब भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे बच गया। उसके पैरों में ताकत नहीं थी, दिल में डर था, आंखों में सदमा और दिमाग में बस एक ही सवाल, उस रात आखिर हुआ क्या था?